नमस्कार, मैं हरिओम मालाकार स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का पूरा सिलेबस, और हम मैथ्स को बड़े ही आसान और बेसिक तरीके से समझेंगे। तो आइए आज हम हमारी पहली क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ना चाहिए कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना रहेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है तथा अनंत तक जाती है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, तथा यह संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। मतलब कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं मतलब जो हमारी गिनती की संख्या होती है, जहाँ से गिनती शुरू होती है, जैसे कि 1 2 3 4, इस तरीके से हमारी सभी संख्या प्राकृत संख्या होगी। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे यह अनंत तक जाएगी। तो यह हमारी सारी प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, तो वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती है उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 0 1 2 3 4, ऐसे अनंत तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ऋणात्मक हमारी -1 -2 -3, इस तरीके से ये सारी हमारी पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके नोट्स बना पाओ। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें p/q भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। ठीक है, q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q का मान यदि शून्य हो गया, ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि हमने किसी भी संख्या के नीचे हम शून्य लिखेंगे तो वह अनंत तक हो जाएगी। क्यों? देखते हैं, जैसे हम 2/0 लिखते हैं तो यह संख्या अनंत के बराबर हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसकी हम एक विशेषता देख रहे थे संख्या की क्या होती है। यह संख्या दशमलव के कुछ स्थान के बाद शांत हो जाती है या बारंबारता दर्शाती है। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, पहले वो उदाहरण लेते हैं हम 5/2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। 2 1 कम 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा तो 0.0, 2 पंजे 10, इस तरीके इसका सोल्व होगा 2.5। ठीक है, अब जो मैथ्स में थोड़ा अच्छा होगा वो बच्चा तो इसको आसानी से समझ चुका है कि यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन जिनका थोड़ा मैथ्स से एवरेज है उनके लिए मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ ये क्या चीज़ है। इसका मतलब हो कि हम 5 को 2 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, 5 / 2। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, यहाँ पे आएगा 4 -1, यहाँ पे 1 है इसलिए यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 पंजे 10, इस तरीके से यह 0। ठीक है, तो अब इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसका पूर्ण मान है। तो ठीक है, इससे यह सिद्ध हो गया कि यह कुछ स्थान के बाद शांत हो जाएगी, इसलिए एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, या तो बारंबारता दर्शाएगी। ठीक, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं 10/3। ठीक है, इसको हम समझते हैं, सोल्व करेंगे क्या आएगा? 3 3 9 दशमलव उस ऑटोमेटिक कुछ होगा क्या? सो ही जाता है काम, मगर नहीं पता। नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक डिलीट कर देंगे सारा। चलना यहाँ पे आएगा 3 3 9 दशमलव, फिर 1 बचेगा, फिर 10 बन जाएगा 3 3 9, इस तरीके से 3.3333 अनंत तक चलता है, यह कभी भी शांत नहीं होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, हम 10 को 3 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे आएगा? 3 3 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, -1, अब यहाँ पे फिर दशमलव लगा के यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 3 3 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा,
फिर यहाँ पे दशमलव शून्य इस किसे 3.3333 ये अनंत तक चलता जाएगा और कभी भी शांत नहीं होगा। तो ये हमने देखा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो ठीक है, इसके एक दो उदाहरण आप लिख लीजिए। 5/2, 10/3, 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम भिन्न के रूप में 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना परिमेय संख्याओं के बारे में। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इन संख्याओं की एक विशेषता क्या होती है कि दशमलव के बाद इन संख्याओं का मान कभी भी खत्म नहीं होता। मतलब कि दशमलव के बाद भी ये संख्या अनंत तक चलती जाएगी और कोई भी बारंबारता नहीं दर्शाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा √2 का मान क्या होता है हमारा 1.414213। इस तरीके से हमारा अनंत तक चलता जाएगा और कोई भी बारंबारता नहीं है। ठीक है, ये हमारा √2 का मान एक अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम देख लेते हैं √3 का मान क्या होता है। √3 का मान होता है 1.73205। इस तरीके से यह मान भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, इस संख्या का कोई अंत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है पाई का मान क्या होता है 3.1415 और 92। इस तरीके से इस संख्या का मान भी अनंत तक जाएगा। तो यह सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप। इन सभी संख्याओं के प्रकार पढ़ने के बाद हम फाइनली समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या को हम परिभाषा के रूप में कैसे देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सभी परिमेय, अपरिमेय तथा प्राकृत एवं पूर्णांक संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं तथा इन्हें हम R से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी संख्याएं पढ़ी, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं पढ़ी, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्या, इन सभी संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी दुकान पर जाते हैं, मान लीजिए हम कपड़ा दुकान पर गए, तो कपड़ा दुकान वाला हमें वहाँ से हम कपड़े लेते हैं, कुछ भी पैंट शर्ट जो भी हमने लिया वो लेते हैं और उसको एक थैली में रखते हैं। तो थैली पे क्या लिखा रहता है, उस दुकान का नाम, मतलब दुकान का नाम उस पर प्रिंट रहता है। तो हम भी मान लेते हैं कभी यह एक वास्तविक संख्याओं की दुकान में हम जाते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं की दुकान में जाते हैं, तो जो हमको थैला मिलेगा उस पर क्या लिखा रहेगा, वास्तविक संख्या है, उस दुकान का नाम थैली पर प्रिंट रहेगा। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कि नाम का हमको एक बैग मिला, उस पर वास्तविक संख्याएं प्रिंट है। ठीक है, तो इस बैग में हम क्या क्या रखेंगे, परिमेय संख्याएं रख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद हमारी प्राकृत संख्याएं, उसके बाद पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, मतलब कि सभी परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत और पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। अब आपको कोई पूछे कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि हाँ, सर ने बताया था कि हम वास्तविक संख्याओं के बैग में परिमेय संख्याओं को भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये हमने वास्तविक संख्याओं को पूरी डिटेल में समझा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अब हम आगे देखते हैं इस चैप्टर की एक महत्वपूर्ण प्रमेय, जिसे कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यह प्रमेय एक तरीके से बोले तो अंकगणित का आधार है, क्योंकि इस प्रमेय के आधार पर हम बहुत से सवाल हल करते हैं। जैसे एलसीएम, एचसीएफ के सारे सवाल इस प्रमेय के आधार पर ही सोल्व किया जाता है। तो यह प्रमेय क्या कहता है, तो इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे हम पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं, ये लिखते हैं हम अभाज्य
संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हो या फिर खुद से विभाजित हो, मतलब कि उन संख्याओं में केवल एक का भाग जाए या फिर खुद का भाग जाए, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी हमारी? 2, 3, 5, 7, 11 और इस तरीके से आगे भी संख्याएं अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम 5 को देखते हैं। 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक का भाग जाएगा या तो फिर 5 का भाग जाएगा, इसलिए हमारी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये वो हमारा अभाज्य संख्याओं के बारे में देखा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रमेय को समझते हैं। ठीक है, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हम एक माना कि एक भाज्य संख्या ले लेते हैं 60। ठीक है, अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते समय में एक बात ध्यान रखना है कि गुणनखंड करते समय हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं को उपयोग करना है। जो भी हमारी 2, 3, 5, 7 इस तरीके जो भी हमारे अभाज्य संख्या इनका उपयोग करेंगे और इनको हमेशा हम बढ़ते क्रम में उपयोग करेंगे। ठीक है, पहले हम 60 को 2 से भाग करेंगे, जब तक 2 से भाग जाएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा तो 3 लेंगे। इस तरीके से हम अभाज्य संख्याओं को बढ़ते क्रम में उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अभी हम 60 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले हम 2 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 2 3 6, उसके बाद 0, 30 बार चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से हम भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 1 कम 2, 2 5 10, 15 बार में चलेगा। अब 15 को हम 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, अब लेंगे हम 3 अगली संख्या। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में? 5। ठीक है, अब 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, तो यह एक बार में जाएगा। ठीक है, तो हम 60 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखते हैं हम 60 के अभाज्य गुणनखंड। 60 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो क्या होगा? 2 कितनी बार आया हमारा? 2 बार, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 मतलब 2 की घात 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 कितनी बार है? एक बार, तो एक बार लिख देते हैं। 5 कितनी बार आया है? तो 5 बार। इस तरीके से हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारे 60 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, और इस अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग हम आगे एलसीएम और एचसीएफ के सवालों में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इन सारी सवालों में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण संख्याओं, प्राकृत संख्या, परिमेय, अपरिमेय एवं वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा और फिर हमने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक अवश्य करें एवं चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही अगली क्लास अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।